Hi guys, how are you? I think guys all are you okay? And जैसे कि guys मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लास्ट वीडियोस में काफ़ी सारा कुछ देख चुके हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड, लाइक रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, एटीसी, ठीक है। एंड गाइस आज हम बात करेंगे डिसीजन ट्री के बारे में। ओके, तो गाइस डिसीजन ट्री भी हमारा सुपरवाइज मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। ओके, नाउ तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है कि डिसीजन ट्री क्या है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं डिसीजन ट्री की आप लोगों को डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि ए डिसीजन ट्री इज ए मैप पॉसिबल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ए सीरीज टू रिलेटेड द चॉइस। मतलब गाइस कहने का मीन्स मेरे ये है कि ये एक ऐसा मैप बनेगा जिसके अंदर जो हमारे पॉसिबल आउट मतलब जो आउटपुट आने के जितने भी पॉसिबिलिटीज है उनका एक छोटा सा हम मैप तैयार कर लेंगे और उसी मैप के अकॉर्डिंग ही ये काम होगा जो कि मेरा सीरीज बेस्ड होगा। ओके, नाउ सेकंड थिंग, जो ये डिसीजन ट्री है ये अलाउ करती है आपको इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल एक्शन। मतलब कि ये आप सिंगल एक्शन भी यूज कर सकते हो और मोर देन वन एक्शन भी एक साथ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्शंस को भी यूज कर सकते हो। पॉसिबल एक्शंस अगेंस्ट टू अनदर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड बेनिफिट्स। मतलब गाइस कहने का मींस मेरे है कि डिसीजन ट्री एक ऐसी टर्म है जो क्या करता है। देखो यहाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिसीजन ट्री नाम से समझ में आ रहा है ट्री, तो ट्री बेस्ड वर्क करेगा, राइट। मतलब जैसे कि हम समझते हैं ना कि जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज दिखते हैं, ये उसी तरीके। जस्ट मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा लाइक एक मतलब एक ग्राफ के थ्रू एंड एक इमेज के थ्रू, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज अभी शॉर्ट एंड स्वीट में मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि डिसीजन ट्री हमारा एक ऐसा मैप है जो हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको क्या करता है, उनकी सीरीज को या जो उनके रिलेटेड चॉइस है उनको एक साथ लेके आता है। देन इसके ये जो इसका जो प्रेडिक्शन होता है, जो इसका आउटपुट होता है वो आता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है और ऑर्गेनाइज बेस्ड हो सकता है। ओके, और जो दूसरे जो हमारा डिपेंड होता है उसके कॉस्ट और प्रोबेबिलिटीज पर डिपेंड होता है। ओके, नाउ तो गाइस अब मैं बात करूंगा कि इसके मतलब किस तरीके से डिसीजन ट्री बनता है। लाइक देखिए यहाँ पर सपोज दैट मेरे पास एक कोई भी डेटा है, ठीक है, वेदर का डेटा है। तो यहाँ पर मैं क्या चेक करना चाहता हूँ कि मैं खेल पाऊंगा या नहीं। मतलब लाइक किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है कि मैं प्ले और डोंट प्ले, दो चीजें, उनको मैंने क्या किया कि उनके आउटलुक वेदर के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया तीन जगह, सन्नी, ओवरकास्ट एंड रेन। ओके, अगर मान लीजिए आपका जो वेदर है वो लाइक सन्नी टाइप का है, तो वहाँ पर 6 प्रोबेबिलिटीज आपके पास क्या है कि 6 टाइम आप खेल सकते हो और 6 टाइम नहीं खेल सकते। यहाँ पर ओवरकास्ट में 4 टाइम खेल सकते हो, एक बार नहीं खेल सकते, 3 टाइम खेल सकते हो और 2 बार नहीं खेल सकते। अगर मान लीजिए मैं बात करूँ सन्नी के अंदर, तो अब हमारा नेक्स्ट जो वेरिएबल आता है यानी कि जो हमारा एट्रीब्यूट होगा, तो उसमें चेक करते हैं लाइक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में लाइक अब हमने क्या करना है कि वहां पर साथ के साथ ह्यूमिडिटी हमने चेक करी, ओके, उसका जो नेक्स्ट वेरिएबल हुआ। देन इसके बाद गाइस यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि ह्यूमिडिटी अगर मान लीजिए आपकी 70 से कम है और 70 से ऊपर है, तो आप उस केस में क्या करोगे। लाइक देखिए अगर 70 से कम है तो वहां पर 5 टाइम आप खेल सकते हो, 3 टाइम नहीं खेल सकते, और वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 टाइम खेल सकते हो, 3 बार नहीं खेल सकते। तो गाइस इस तरीके से मेरे डिसीजन ट्री बनता है। तो गाइस जो ये मैंने आपको इमेज दिखाया है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो डिसीजन ट्री है वो इस तरीके से वर्क करता है, बट इसको हम प्रॉपरली कोडिंग के तरीके से भी देखेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इसका इंट्रो दे रहा हूँ। ओके, नाउ सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डिसीजन ट्री के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि जो डिसीजन ट्री उसके मतलब एडवांटेज क्या है। एक्चुअली गाइस एक तो ये होता है कि ये डिसीजन ट्री जो जनरेट अंडर स्टेबल रूल्स, मतलब जो हम इजीली समझ में आ सकते हैं ऐसे रूल्स पे टिका हुआ है। मींस जैसे कि यस नो, देन उसके बाद यस नो, लाइक ईटीसी। एंड सबसे अच्छी बात मशीन के लिए कि यहाँ पर हमें मतलब बहुत सारी मतलब कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ती है। ओके, देन और इसके बाद जो इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है और जो ये है कि डिसीजन ट्री है गाइस जो वो कंटिन्यूअसली
कंटिन्यूअस एंड कैटेगोरिकल दोनों तरीके के डेटा पर वर्क करता है। ओके, यानी कि जो मेरा डिसीजन ट्री है वो मेरा कंटिन्यूअस यानी कि लाइक रिग्रेशन वाले डेटा पर भी अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो उधर भी लगा सकता हूँ, और कैटेगोरिकल डेटा पर मैं लगाना चाहता हूँ तो वहां पर मैं कैटेगोरिकल डेटा पर भी डिसीजन ट्री को यूज कर सकता हूँ। ओके, तो गाइस ये था मेरा कुछ पार्ट डिसीजन ट्री का। ओके, जो कि इंट्रोडक्शन में था। तो गाइस अब हम देखते हैं कि डिसीजन ट्री जो उसको हमें क्यों यूज करते हैं, एंड इसकी हमें नीड क्यों हुई। लाइक जैसे कि मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वाई डिसीजन ट्री, ठीक है, डिसीजन ट्री को हम क्यों चूज करते हैं एंड किस तरीके से क्या रीजन है कि हम डिसीजन ट्री पर मतलब बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और इसको यूज करते हैं। तो देखो गाइस, एक्चुअली जो डिसीजन ट्री है वो ह्यूमन लेवल थिंकिंग है। मतलब जैसे कि एक इंसान सोचता है उसी तरीके से डिसीजन ट्री भी अपना डिसीजन लेता है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कुछ एडवांटेज आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि लाइक जो डिसीजन ट्री है गाइस वो हमारा बहुत ही इजी है, और उसके मतलब जो हमें मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई जो कैलकुलेशन है उसकी नीड नहीं होती है। एंड गाइस इसके बाद मैं बात करता हूँ लाइक जैसे कि हमारी जो डिसीजन ट्री है उसमें जो कि बहुत सारे जो लॉजिक्स हैं, लाइक जैसे कि आपके एसवीएम के अंदर, एनएन के अंदर, ईटीसी, इनके अकॉर्डिंग जो बहुत ज्यादा लॉजिकल डेटा की नीड होती है वो हमें नीड नहीं है यहाँ पर। लाइक मैं बोल सकता हूँ कि डिसीजन ट्री एक्चुअली मेक यू सी द लॉजिकल ऑन सॉरी यू सी द लॉजिक फॉर द डेटा टू इंटरप्रेट। ओके, मतलब जैसे कि आपके एसवीएम एक एल्गोरिथम है जहां पर आपको बहुत सारे डेटा की नीड होती है, जो आपके अलग अलग टाइप के डेटा की नीड होती है, वहां पर ऐसा डिसीजन ट्री में आपको नीड नहीं होती है। ओके, तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ डिसीजन ट्री का, लाइक दिस। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। ओके, तो देखिए एक्चुअली डिसीजन ट्री है किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए मैंने क्या किया कि किसी की मैं यहाँ पर इस एग्जांपल का अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, किसी की इनकम है, जो अर्निंग है वो किस तरीके से है, लाइक जिसकी अब मैं, और ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने एक बैंक के लोन प्रेडिक्शन का। ओके, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से, अगर मान लो किसी की इनकम 30,000 से कम है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड यस है और नो है, उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो किसी की इनकम 30,000 से 70,000 के बीच में, ओके, तो उसके पास मतलब प्रेजेंट में जॉब है या नहीं है, ऑलरेडी उसने लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है, या उसका जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है या नहीं होता है, वो सारे इस तरीके से हमने क्या किया है, डिसीजन ट्री को हम यूज करेंगे। ओके, ना अब गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि मैं बताता हूँ कि जो मेरा एग्जांपल वर्क कर रहा है, इफ वी आर क्लासिफाई बैंक लोन एप्लीकेशन फॉर ए कस्टमर, ओके, देन डिसीजन ट्री में लुक लाइक दिस। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि डिसीजन ट्री इस तरीके से वर्क करता है कि मतलब पहली पोजीशन को चेक करेगा यस या नो, फिर उसके अंदर हम सेकंड पोजीशन को चेक करेंगे यस या नो। लाइक जैसे कि मैं बात करता हूँ आपके सामने, मान लीजिए हमारी फर्स्ट पोजीशन है इनकम। इनकम अगर मान लीजिए 30,000 से कम है, 30 से 70,000 के बीच में, या 70,000 से ज्यादा है, तो उस वाली सिचुएशन में लाइक मेरी इनकम 70,000 से ज्यादा है, तो फिर मैं चेक करना चाहूंगा कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो हम उसको देंगे या नहीं देंगे, इस तरीके से हम बात करेंगे। ओके, तो गाइज अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि कोई सीधे सीधे मेरा क्वेश्चन आता है कि सो व्हाट इज द डिसीजन ट्री। तो गाइज देखिए, ए डिसीजन ट्री is a tree where each node represent a feature or attribute। guys, फीचर और एट्रीब्यूट का मतलब है कि लाइक ईच डिसीजन ट्री जो नोड है मेरा, वो उसके फीचर्स की बात कर रहा है, ठीक है, जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की, ठीक है, ये ओके। एंड लास्ट में उसके हम बात करते हैं कि ईच लिंक मींस ब्रांच रिप्रेजेंट ए डिसीजन रूल। डिसीजन रूल मींस कि आपने रूल बना दिया कि 30,000 के बीच में, 70,000 के बीच में, और 70,000 से ऊपर। ओके, एंड each leaf represent as a categorical और continuously value, मींस जो आपकी लीफ है, ठीक है, तो वहां पर आपको जो डेटा है वो कंटिन्यूअसली या कैटेगोरिकल जो वैल्यूज है उनको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास गाइस यहाँ पर काम होता है। ओके, मींस हमारे पास यहाँ तीन चीजें बना रहे हैं कि एक तो उसका नोड, ओके, और एक उसकी ब्रांच, ओके, नाउ थर्ड होता है उसकी लीफ। ओके, क्लियर गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें हो जाती हैं और इन तीनों के अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन ट्री के साथ काम करते हैं। तो गाइस इसी चीज को अब यहाँ पर देखिए, लाइक देखिए, जैसे कि हमारे पास
यहाँ पर ये क्या जाता है मेरा एट्रीब्यूट, मतलब यहाँ से हम चेक करते हैं इनकम। ओके, फिर मैंने यहाँ पर क्या बना दी, ब्रांच, मतलब 3 ब्रांच। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रूल बना दिया लाइक 70,000 से अबव, 30 to 70 के मिड में, एंड 30 से कम। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर लीफ मेरी जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मेरी लास्ट वाली, तो डेटा, मतलब मुझे लोन देना है या नहीं देना, मतलब डायरेक्टली मेरी फाइनल वैल्यूज आ रही हैं यस और नो में। तो इस तरीके से गाइस मेरे पास 3 टाइप का डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाता है। ओके, तो गाइस डिसीजन ट्री मतलब जैसे कि एक इंसान सोचता है उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसीजन ट्री को सोचते हैं। अब देखिए इसके आगे का पार्ट बताता हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। लाइक जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि आपके पास एक एज है, एज एट्रीब्यूट है मीन्स कॉलम है, एक कार टाइप है, और एक क्या आपकी क्लास है, मतलब आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, हाई क्लास, लो क्लास, और मतलब मिडिल क्लास, इस तरीके से। ओके, ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पर जो मेरी एज है वो न्यूमेरिकल डेटा है, और जो मेरी कार टाइप है वो मेरा कैटेगोरिकल डेटा है, मतलब फैमिली टाइप कार है, ट्रक कार है, या स्पोर्ट्स कार है, etc। देखिए अभी हम यहाँ डिसीजन ट्री किस तरीके से लेते हैं। डिसीजन ट्री का जो मेरा ऑप्शन होता है, डिसीजन ट्री का जो मेरा ऑप्शन होता है वो इस तरीके से, लाइक जैसे कि मैंने क्या किया कि एज 27.5 है। सबसे पहले मैंने क्या कोई भी एज ले ली, मतलब यहाँ पर, ठीक है, 20.7.5, ठीक है, 27.5। तो यहाँ पर अब मैंने देखिए दो चीज डेटा कि जो ये मेरा डेटा है, यहाँ पर अब मैंने उसको दो चीज डिवाइड कर दिया कि एक तो होगी मेरी क्लास में, ठीक है, एक हो गया मेरा कार टाइप। ओके, कार टाइप में अब देखिए गाइस, कार टाइप में भी क्या हो जाती है मेरी, देख ओके, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने डायरेक्ट क्लास ली कि उसकी हाई फाई है, मतलब हाई है, या फिर मैंने सेकंड उसकी डिसीजन ट्री बनाई, मैंने उसका नोड ले लिया कि क्लास टाइप। क्लास टाइप लेने के बाद मैंने क्या किया, सॉरी कार टाइप, कार टाइप के बाद मैंने फिर उसकी क्या चीज चेक करी वापस से, क्लास। मतलब दो तरीके से यहाँ पर मेरा डेटा हो रहा है कि गाइस यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि जो मेरा डेटा किस तरीके से बन रहा है वो देखिए। एक्चुअली आपने पहले क्या पकड़ा, आपका एज पकड़ी, ठीक है, ये एज आ गया। एज में आपके पास अब सीधा सीधा से दो ऑप्शन आ गए। आपने इधर एक लीफ नोड तो बना दिया उसकी क्लास का, एक बना दिया उसकी कार का। मान लीजिए मैंने ये कार वाला नोड पकड़ लिया, अब मैं यहाँ से इस वाले रास्ते से आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ। फिर आपको पता है कि कार होने के बाद उसके पास एक और ऑप्शन बच जाता है उसकी क्लास का, तो क्लास मान लीजिए उसकी लो है ये। तो इस तरीके आपका डिसीजन ट्री बनता चला जाएगा। ओके, नाउ जैसे कि देखिए अब मान लीजिए आपने क्या किया कि क्लास क्या है कि 27.5, तो आपने एक नोड तो बना दिया हाई का, जस्ट ये। फिर 27.5 में एक बना दिया आपने कार टाइप, तो कार टाइप आपने यहाँ ले लिया ये वाला, और वो भी स्पोर्ट्स का। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, एक ले लिया हाई, तो ये बन गया आपका हाई। ओके, सेम एज इट इज गाइज, उसी में देखिए कि अगर आपकी क्लास स्पोर्ट्स टाइप की नहीं है तो भी आपकी क्या बन जाती है, हाई, लाइक दिस आपकी ये हाई। और फाइनली आपको जो लास्ट में जब अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स कार के बीच में हमारे पास दो डिसीजन ट्री बनती है, लाइक एक ब्रांच बन जाती है मेरी हाई की और एक बन जाती है लो की। तो गाइज इस तरीके से ये वर्क होता है। ओके, तो गाइज अब हम बात करेंगे कि डिसीजन ट्री, जैसे कि मैंने आप लोगों को नॉर्मली बता दिया कि डिसीजन ट्री किस तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी तक हमने बात की है वो बात की है कि डिसीजन ट्री क्या होता है एंड डिसीजन ट्री के एडवांटेजेस क्या है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने एज, कार और क्लास का, तो वो एक ले लिया था, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको ब्रांच और नोड और लीफ ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करी थी। बट अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि डिसीजन ट्री कितने टाइप्स के होते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि डिसीजन ट्री 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन के लिए, एक होता है डिसीजन ट्री रिग्रेशन के लिए। ओके, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। तो गाइज आप लोगों को मालूम है कि जैसे क्लासिफिकेशन मीन कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम जो यूज करते हैं, मीन्स यस या नो, मेल फीमेल, या फिर डे नाइट, ट्रू फॉल्स, etc। ओके, नाउ तो गाइस डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन है जो वो हम यूज कर रहे हैं अब यहाँ पर
जो ये वाले डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। बट जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि डिसीजन ट्री बिल्ड्स रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मॉडल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ओके ना, तो गाइस बात ही आती है कि यहाँ पर जो अगर हमारे पास दो चीजें, जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों को डिसीजन ट्री नोड्स भी होते हैं, डिसीजन ट्री लीव्स भी होते हैं। ओके, तो ए डिसीजन ट्री नोड मीन्स आउटलुक, यानी कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो उसमें दिखाऊंगा कि आउटलुक क्या है। एंड उसके अंदर मोर देन वन ब्रांच हो सकती है, लाइक जैसे सन्नी, ओवरकास्ट और रेनी, तो ये आपके नोड के अंदर ब्रांच हो गई, ठीक है। एंड लीफ हो गए आपके जैसे कि प्ले और नॉट, ठीक है। प्ले आपने क्या ले लिया, लीफ ले लिया कि आप खेलना चाहोगे या नहीं। तो गाइज सबसे पहले मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है वो क्या होता है कि आप जो सब एक और चीज गाइज, जो आपके सबसे टॉप और ऊपर का जो सबसे वो होती है जो नोड होता है, वो होता है आपका रूट नोड। ओके, आपका वो क्या होता है, रूट नोड। अभी मैं इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या क्या, डिसीजन नोड्स, लीफ और ब्रांच एंड रूट नोड। ओके गाइस, एंड गाइस मैं आपको वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो डिसीजन ट्री है वो आपके कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों डेटा को हैंडल कर सकता है। तो गाइस देखिए मैं इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के। तो यहाँ देखिए एक्चुअली गाइस मेरे पास लाइक दिस टाइप का ये डेटा है। यहाँ पर क्या है, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वाइंडी एंड प्ले गोल्फ, कि आप खेल सकते हो नहीं। तो गाइस एक्चुअली ये आपके पास ट्रेंड डेटा है ये वाला। ओके, इस ट्रेंड डेटा से आप प्रिडिक्ट करोगे कि आप गोल्फ खेल सकते हो या नहीं। तो गाइस देखिए एक्चुअली यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो आउटलुक है ये आपका रूट नोट हो गया। ओके, जैसे कि सन्नी, ओवरकास्ट और रेनी, ये आपकी क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई। ओके, नाउ इसके बाद जब हमारा जो फाइनल नोड होता है, जैसे कि आपने क्या लिया, फाइनल नोड आपका ये यस और नो, ये आपके फाइनल डेटा आ गया। तो अब देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं आउटलुक पे आया, ठीक है, आउटलुक पे आ गया, ठीक है। आउटलुक के बाद फिर मैंने क्या किया कि देखो आउटलुक पे सबसे पहले मैंने आउटलुक को पकड़ा। आउटलुक के अंदर मुझे मालूम है तीन टाइप का डेटा है, एक जैसे कि लाइक रेनी, एक ओवरकास्ट और एक क्या हो गया मेरा, सन्नी, ठीक है। तो इन तीनों डेटा को मैंने तीन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, सन्नी, ओवरकास्ट और रेनी। मान लीजिए अब मैं, मेरा जो सेकंड पार्ट आ जाता है वो सन्नी आ जाता है। तो सन्नी के बाद फिर मैंने उसको वापस से आगे जाके डिवाइड किया किसमें, वाइंडी में, तो लाइक दिस। ओके, इसमें मैंने चेंज किया, तो यहाँ से मैंने उसको चेक किया कि वो ट्रू है या फॉल्स है। लाइक आपका वो ट्रू है तो आप नहीं खेल सकते, अगर वो यस है तो आप मतलब खेल सकते हो। ओके, सेम एज इट इज गाइस। अब पॉइंट ये आता है कि सन्नी के बाद देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि सबसे पहले आपके पास जब ये चार डेटा था लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी और आउटलुक, तो सबसे पहले मैंने आउटलुक को क्यों पकड़ा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर आउटलुक में मैंने सन्नी को पकड़ लिया, यहाँ से सन्नी को यूज कर रहा हूँ, तो गाइस मेरे पास चार चीजें हैं, तीन चीजें बचती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस वाइंड को ही क्यों पकड़ा, टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को क्यों नहीं पकड़ा, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग कि यहाँ पर मैंने अभी किसको यूज नहीं किया है, मेरे टेम्परेचर को, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए अगर मैं रहने की साइड से जा रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी को पकड़ा और ह्यूमिडिटी के बाद फिर मैंने टेम्परेचर को पकड़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने किसको और डायरेक्टली फिर मैं किसको देख रहा हूँ, प्ले गोल्फ को। तो इस वाले केस में मैंने किसको छोड़ दिया है, यहाँ पर गाइस देखिए मैंने यहाँ पर वाइंड को छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये किस तरीके से डिसीजन ट्री बिल्ड हो रही है, ये सारी चीजें। और दूसरी बात कि ये ओवरकास्ट आने के बाद डायरेक्टली उसने यस किस तरीके से दे दिया, तो हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सब चीजों को चेक करेंगे, लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अपना रूट नोड किसको चूज करें। ओके, देन उसके बाद आप ब्रांच किस तरीके से बनाएंगे। तो गाइस इन सभी के लिए हम इनके कुछ मतलब कुछ टर्म्स होती हैं तो वो यूज करेंगे, लाइक गिनी इंडेक्स एंड एंट्रोपी। ओके, तो ये चीजें, गिनी इंडेक्स क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, इन सब चीज को अब हम देखेंगे। ओके, तो गाइज अब देखिए हम वापस हमारे उसी पेज पर आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसको बिल्ड किस तरीके से करें, डिसीजन ट्री को बिल्ड किस तरीके से करें। ओके, तो देखिए हमारे पास किस तरीके से कर सकते हैं, एक होता है हमारे पास कार्ट, एक होता है ID3, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ट है जो वो यूज होता है, वो यूज करता है गिनी इंडेक्स को, जो कि यूज होता है क्लासिफिकेशन डेटा के लिए। ओके,
क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स के लिए। नाउ सेकंड थिंग होती है हमारे पास एंट्रोपी फंक्शन, ओके, जो यूज होता है इंफॉर्मेशन गेन मैट्रिक्स के लिए। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट तो ये आता है हमारा कि यहाँ पर ये एंट्रोपी क्या है और गिनी इंडेक्स क्या है। ओके, तो अब हम इस चीज को देखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस देखिए, एक्चुअली जो गिनी एंट्रोपी के जो गिनी इंडेक्स है वो ID3 के अकॉर्डिंग, एंट्रोपी के जो इंफॉर्मेशन गेन है वो ID3 के अकॉर्डिंग काम करता है और कार्ट मेरा जो गिनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, नाउ अब देखिए गाइस, एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिसीजन ट्री मतलब जो भी बनाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, ओके, उसके अंदर हम क्या क्लासिफिकेशन डेटा के लिए यूज कर रहे हैं हम किसको, ID3 एल्गोरिथम को। ओके, नाउ अब देखिएगा इस पॉइंट, यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को यही वाला डेटा दिखाया था टेम्परेचर का, ठीक है, तो इस वाले टेम्परेचर डेटा के लिए अब हम किस तरीके से वर्क करेंगे, अब गाइस वो चीजें देखिए। अब यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स था, क्या क्या, मशीन लर्निंग के लिए कुछ डेटा सेट है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या है कि आपको गेम खेल सकते हो और नो, किस पर, वेदर की कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। ओके, नाउ अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ट्रेन डेटा को हम जैसे कि जिस एक्स में लेते हैं और जो मेरा वाई डेटा होता है, मतलब वो मैं किस में लेता हूँ, जो मेरा टारगेट डेटा होता है उसको मैं वाई वेरिएबल के अंदर प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, मतलब उसको वाई के अंदर सेट कर लेता हूँ। तो गाइस इस वाली चीज में अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो देखिए वी हैव ए 4 एक्स वैल्यूज लाइक आउटपुट, सॉरी आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी, जो कि कैटेगोरिकल डेटा है। सेम एज इट इज वाई वैल्यू के अंदर प्ले में डाल देते हैं हम यस और नो, जो कि हमारा कैटेगोरिकल डेटा है। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करनी है किस किस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में किसको यूज करना है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करना। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है साफ साफ कि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हम ID3 एल्गोरिथम को यूज करेंगे, ID3 एल्गोरिथम को यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग, मतलब जो डिसीजन ट्री बनाने के लिए। ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं। तो गाइस इस केस में जैसे कि मैंने बोला कि हम आगे देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर अब हमें नीड किस चीज की है, लाइक क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिसीजन ट्री क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रूट नोड बनाना है, सबसे पहले तो हमें रूट नोड की नीड होगी, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास फीचर्स क्या है, मतलब एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड वाइंड है, ठीक है। तो अब गाइस जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले हम किसको पिक करें, मतलब सबसे पहले हम हमारा रूट नोड किसे बनाए, यानी कि जैसे कि मैंने आउटलुक बना रखा था, या मुझे आउटलुक बनाना चाहिए या फिर मुझे टेम्परेचर बनाना चाहिए, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे। तो वहां पर देखिएगा इस हम क्या करते हैं कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनके बेस्ट क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग उनको हम काम करेंगे। तो देखो वहां पर जो हमें काम करना है तो वो क्या करता है कि यूज दिस एट्रीब्यूट टू रूट ऑफ द डिसीजन ट्री। ओके, और नाउ रिपीट द प्रोसेस ईच ब्रांच। मतलब देखो एक्चुअली इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन आता है कि आप किसको पिक करें, तो देखो डिटरमाइन द एट्रीब्यूट द बेस्ट क्लासिफिकेशन टू द ट्रेनिंग डेटा। तो मतलब यहाँ पर बेस्ट क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि यूज दिस एट्रीब्यूट, जो आपका एट्रीब्यूट है उसको क्या बना देना है, आपको पहले नोड बना देना है, देन उसके बाद उस सारी ब्रांचेस के लिए उसको रिपीट करना है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, ठीक है, कि आप बार बार सभी को चेक करें। ओके, नाउ और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए सबसे बेस्ट आपको करना है कि लाइक देखिए जैसे कि यहाँ पर कि दिस मींस वी आर परफॉर्मिंग टॉप डाउन ग्रेडी सर्च थ्रू द स्पेस पॉसिबल डिसीजन ट्री। मींस जैसे कि आपने पहले आउटलुक के अकॉर्डिंग देखा, फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखा, फिर आपने विंडी के अकॉर्डिंग देखा, फिर आपने लाइक ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग देखा। ओके, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है, लेकिन जो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये है कि ओके चलो मान लिया, बट सबसे पहले हमें यह है कि हमें चूज करना है सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट। आपने सभी को देख लिया, ठीक है, तो देखो दो चीज आपके पास, एक तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहले पिक करना है, मतलब किसको मैं पिक करूं, देन उसके बाद अगर आपने पिक कोई भी कर लिया तो उनमें सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट कौन सा है। तो गाइस यहाँ पर आप क्या करोगे कि बेस्ट एट्रीब्यूट वो होगा जिसकी हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन होगी, मतलब
आईडी 3 के अंदर जिसकी इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है वो आपका सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लो आपने क्या किया कि आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि जस्ट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपने क्या किया, यहाँ पर ब्रांच बनानी स्टार्ट करी। सबसे पहले किसके साथ, आउटलुक के साथ। ओके, ब्रांचेस बना दी आपको जितनी बननी थी। टेम्परेचर के साथ, फिर ह्यूमिडिटी के साथ, फिर वाइंडी के साथ, फिर किसके साथ, सॉरी प्ले तो आपका वाई है, तो प्ले को छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो इन सबों के साथ आपने ब्रांचेस बनाई। तो अब इन जो ब्रांचेस के साथ फिर हम क्या आईडी 3 एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम इनका इंफॉर्मेशन गेन वो मतलब निकालेंगे। और जिसका सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगा तो गाइस हम उसी को क्या बना देंगे, हमारा रूट नोड। ओके, तो वहां पर हम उसको क्या बना देंगे, हमारा रूट नोड। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग उसको इंफॉर्मेशन गेन निकाल लोगे, आईडी 3 एल्गोरिथम निकाल लोगे। ठीक है, तो गाइस अब पॉइंट ये आता है कि मैं बहुत देर से 2 वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आईडी 3 एल्गोरिथम एंड इंफॉर्मेशन गेन एंड लाइक गिनी इंडेक्स एंड आपका एंट्रोपी। तो ये कुछ वर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूँ, अब हम इनके बारे में समझते हैं कि ये वर्ड्स एक्चुअली में है क्या और इनको किस तरीके से निकालते हैं और ये इनको किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी थ्योरी दिखाता हूँ आपको लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जो इंफॉर्मेशन गेन है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है। देखिए, इन ऑर्डर टू डिफाइन इंफॉर्मेशन गेन, ओके, we begin by defining a measure commonly used to information gain theory called as a entropy that characterize impurity of a arbitrary collection of the examples। मतलब गाइस सिंपल सा सीधा सा वर्ड है जो हमारा, वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन गेन है वो एंट्रोपी के अकॉर्डिंग ही निकलता है। देन सेकंड थिंग ये है कि इम्प्योरिटी ऑफ एनी एट्रीब्यूट कलेक्शन ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, जो उसके बीच में इम्प्योरिटी है, मतलब जो अशुद्धता है हमारे जो डेटास के बीच में, जो हमने स्प्लिट किया है डेटा को, तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। एंड सेकंड थिंग कि इंफॉर्मेशन गेन जो इम्प्योरिटी है उसको किस तरीके से निकालेंगे। ये सारी चीज जो स्प्लिट करने के बाद जो हमने डेटा निकाला है उसकी जो अशुद्धता है उसको किस तरीके से निकालेंगे, ये सारा काम हमारा कौन करता है, एंट्रोपी करता है। ओके, तो अब देखिए गाइस, यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो देखिए एंट्रोपी निकालने के लिए हमारे जो पास जो फॉर्मूला है गाइस वो ये है और इस तरीके से है। ओके, नाउ अब हम इसको क्लियर करते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, एक्चुअली एंट्रोपी क्या है कि मेजर ऑफ द अमाउंट अनसर्टेनिटी इन द डेटा। मतलब आपका जो अमाउंट है, जो डेटा के अंदर अनसर्टेनिटी है, मतलब जो भी आपका मतलब लाइक एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जितना भी उसमें मतलब रैंडमनेस है, वो सारी चीज क्या होती है, उसको मेजर करना क्या है, एंट्रोपी है। ओके, नाउ अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ मेरे डेटा की बात करूँ तो वो मेरा डेटा लाइक ऐसा है। ओके, तो वो मेरा डेटा कंप्लीटली क्या हो गया, ऐसा हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब देखिए कंप्लीट मैंने क्या किया, माइनस पी ऑफ सी, मतलब पी, मैं अभी इसको पी बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई कि मेरा वो डेटा जिसमें से मुझे क्या निकालने हैं कि जैसे कि मैंने गोल्फ के लिए निकाल रहा था वेदर के अकॉर्डिंग, यस और नो। ठीक है, तो उस चीज के लिए लाइक मैं यहाँ पर एंट्रोपी निकालना चाहता हूँ वाई के लिए, मतलब यस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो भी टोटल गोल्फ के अंदर यस थे वो नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। लाइक देखिए, जैसे कि गोल्फ के अंदर में टोटल नंबर थे लाइक 14। ओके, जिसमें मेरे यस थे मेरे कितने, 9। ओके, देन इसके बाद एक और थिंग है मेरे पास कि मैं इसी में मेरे 5 क्या थे मेरे पास, 5 थे मेरे पास लाइक 9। ओके, नाउ इन दिस सिचुएशन अब हमें करना क्या है। तो गाइस इन दिस सिचुएशन देखिए, जो मेरा पी ऑफ सी है ये क्या हो जाएगा मेरा 9 डिवाइडेड बाय 14, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर मैं लिख दूंगा log of 2 9 डिवाइडेड बाय 14 प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। सेम एज इट इज मैं किसके लिए निकाल दूंगा, 9 के लिए 5 डिवाइडेड बाय 14 एंड 5 डिवाइडेड बाय 14। ओके, इस तरीके से मेरे एंट्रोपी हम निकाल लेंगे। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख रखा है, जैसे कि हमने देख रहे हैं कि S इक्वल टू क्या आपका करंट डेटा सेट। ओके, जिसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करनी है,
मतलब एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है किसके थ्रू, ID3 एल्गोरिथम को यूज करते हो। ओके, सी आपकी क्या है, सेट ऑफ क्लासेस, मतलब उसमें क्लासेस कितनी है, लाइक 1 या 2 मींस यस और नो। ओके, नाउ थर्ड थिंग होती है कि प्रोबेबिलिटी, आपकी जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, पी ऑफ सी मतलब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जैसे कि लाइक 9 डिवाइडेड बाय मैंने 14 बोला जो कि मेरे यस के लिए हो गया। ओके, तो इस तरीके से गाइज हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, हमारी एंट्रोपी को। तो देखिए गाइज यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इन ID3 एंट्रोपी इज कैलकुलेट फॉर ईच रिमेनिंग एट्रीब्यूट। Okay, then attribute with the smallest entropy is used to split the set of S on the iteration. Okay, then higher entropy is the higher potential improve the classification here. ओके, तो गाइज इस तरीके से हमारे डेटा काम कर रहा है एंट्रोपी का। तो गाइज शॉर्ट एंड शॉर्ट में आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर एंट्रोपी निकालनी है तो उसके क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने यस और नो का एग्जांपल लिया था, तो उनको क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि 9 डिवाइडेड बाय 14 एंड 9 डिवाइडेड बाय 14 लोग के अंदर रखकर आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो ये आपको एंट्रोपी निकालने का छोटा सा फॉर्मूला है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, लाइक मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो देखिए यहाँ पर आपके जैसे कि ये नो नो यस यस इस तरीके से है। ओके, तो इसकी मुझे क्या निकालनी है, एंट्रोपी निकालनी है। तो देखिए गाइस यहाँ पर एंट्रोपी निकालने के लिए मैं क्या बता आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर जो मतलब जो कैलकुलेशन की है एंट्रोपी की, तो वो दिखाता हूँ। ओके, नाउ तो गाइस देखिए यहाँ पर जो एंट्रोपी हमने कैलकुलेट करी है वो किस तरीके से कैलकुलेट की है इस हमारे डेटा सेट के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो मेरे पी ऑफ सी एंड लॉग ऑफ 2 है, तो यहाँ पर मेरी जो क्लास है वो 2 टाइप्स की, यस और नो। ठीक है, तो मेरे पास टोटल जो इंस्टेंस है वो 14 है, 9 आर क्लासिफाई यस और 5 इज एन नो। तो गाइस मान लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि किसके लिए, यस के लिए। तो मैं लिखूंगा 9 डिवाइडेड बाई 14 एंड लॉग ऑफ 2 9 डिवाइडेड बाई 14। ओके, तो टोटल मेरा आ गया 0.41। सेम एज इट इज प्रोबेबिलिटी चेक करता हूँ माइनस के लिए, सॉरी 9 के लिए, सॉरी 9 के लिए। तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा 5 डिवाइडेड बाय 14 5 डिवाइडेड बाय 14 और टोटल आ गया मेरे पास 0.53। एंड गाइज यहाँ पर हमने जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है, आ, हमारे पास ये मतलब कंप्लीटली साइन है, तो ये क्या बोलता है कि जितने भी हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज है उन सभी का सम करना है। तो हमारे पास यस और नो, ठीक है, यस और नो का हम सम करके हमारे पास फाइनली डेटा आ जाता है 0.94। तो गाइस ध्यान रखना हमारी इस वाले डेटा के सेट के साथ जो हमारे एंट्रोपी निकल के इस वेदर के साथ, तो वो हमने जो निकाली है वो आई है हमारे 0.94। ओके, तो गाइस सेम एज इट इज जब अगर हमारी एंट्रोपी आ जाती है तो अब हमें कैलकुलेट करना होता है इंफॉर्मेशन गेन। तो गाइस देखिए इंफॉर्मेशन गेन वो क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल्स के साथ बताना चाहता हूँ। देखिए इफ ऑल एग्जांपल्स आर पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव तो एंट्रोपी विल बी जीरो। तो अगर मतलब सभी एक ही है तो एंट्रोपी क्या हो सकती है आपकी, जीरो हो सकती है। ओके, यानी कि एंट्रोपी आपकी क्या होगी, लो। ओके, अब देखिए इफ ऑल एग्जांपल्स आर पॉजिटिव हाफ, ओनली ध्यान रखना इफ half of examples are positive और half of examples are negative then entropy क्या होगी आपकी 1 means high। तो गाइस एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारी एंट्रोपी होती है वो 0 to 1 के मिड में ही वर्क करेगी। ओके, 0 एंड 1 के मिड में ही हमारी जो एंट्रोपी है वो वर्क करेगी। ओके, नाउ सेकंड थिंग होती है कि इंफॉर्मेशन गेन, क्योंकि गाइस मैं दो ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन। तो अब यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन गेन किस तरीके से निकालते हैं। तो गाइस देखिए इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है। एक्चुअली गाइस जो इन्फॉर्मेशन गेन वो होता है कि यहाँ पर मतलब मेजर डिफरेंट होता है किस किस के बीच में, जो हमने एंट्रोपी निकाली है मतलब स्प्लिट करने से पहले और जो एंट्रोपी निकाल रहे हैं हमारे स्प्लिट करने के बाद, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन गेन होता है। ओके, तो गाइस कहने का मीन्स मेरा सीधा सीधा से ये है कि जो ये वाली जो एंट्रोपी ये मेरी स्प्लिट करने से पहले की है और ये वाली जो मेरी एंट्रोपी है मेरे स्प्लिट करने की बाद की है। यानी कि स्प्लिट करने के बाद की मतलब है कि गाइस जो ये एंट्रोपी है हमारी सबसेट है, ठीक है, जो हमारे सबसेट है मतलब डेटा का, मतलब जो हम उसको स्प्लिट कर देंगे
तो उसके बाद जो मतलब जो हमारी एंट्रोपी आएगी उसको माइनस कर देंगे। तो गाइस देखो इसको मैं कंफ्यूजन नहीं करूंगा आप लोगों को, क्योंकि एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन में ऑलमोस्ट मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे स्टूडेंट्स हो। बट मैं अब आप लोगों को देखो, चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आप कंफ्यूज हो, लेकिन अब आप इसको देखोगे तो बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लाइक क्योंकि मैं इसको प्रॉपर एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। लाइक देखिए यहाँ पर जो मैं इसको अब कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन गेन को। अब गाइस वो थिंग देखिए मेरी यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ कुछ इस तरीके से है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो मेरी जो एंट्रोपी है, मतलब स्प्लिट करने से पहले की जो मेरी एंट्रोपी है गाइस, प्लीज थोड़ा सा नोट करके रखना कि वो मेरी 0.94 है। ओके, जो मेरी एंट्रोपी है स्प्लिट करने से पहले वो मेरी क्या है 0.94। ओके, और इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है कि स्प्लिट करने के बाद वाला। तो मैं यहाँ आप लोगों को याद रहे, मैं इसलिए यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ कि 0.94 जो मेरी एंट्रोपी है स्प्लिट करने से पहले की। नाउ अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि लाइक मैंने आउटलुक लिया। सबसे पहले मान लीजिए मैंने आउटलुक को, मैंने एट्रीब्यूट को उठाया, आउटलुक को मैंने 3 जगह डिवाइड कर दिया, सन्नी के अंदर, ओके, नाउ रेनी के अंदर एंड ओवरकास्ट के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे इन तीनों की क्या निकालनी है, एंट्रोपी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर अब मेरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं सन्नी की बात करूं तो देखिए गाइस यहाँ पर सन्नी के अंदर मेरे यस कितने हैं 2 बार, और नो कितने हैं 3 बार। गाइस अब आपका जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा देखिए ये आ गया मेरा यस के लिए सन्नी का, ठीक है, और ये आ गया मेरा नो के लिए। तो इसका जो एंट्रोपी आई है वो एंट्रोपी क्या आ गई है, ये वाली। ठीक है, अब गाइस सेम एज इट इज मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेरा लाइक ओवरकास्ट के लिए। तो गाइस देखिए ओवरकास्ट में जो मेरी एंट्रोपी है वो क्या है, मतलब जो भी जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या है, यस हो चुके हैं, जो कि क्या थी 4 थी। तो मैंने क्या किया, देखो ओवरकास्ट में आपका ये फाइनली जो मतलब जो लोग है वो क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि सभी सेम होंगे तो आपकी एंट्रोपी वो विल बी 0, जैसे कि मैं नोट में आपको बता चुका था। ठीक है, नाउ थर्ड सिचुएशन आती है आपकी लाइक रेनी। तो यहाँ पर आपके 3 यस हैं और 2 नो हैं। तो देखो 3 यस के लिए आपका डेटा हो गया और 2 नो के लिए आपका डेटा हो गया, और फाइनली आपका क्या हो गया ये। तो गाइज ये मेरा हो गया आफ्टर स्प्लिट, मतलब मेरा जो एंट्रोपीज निकल रही थी पर ब्रांच के लिए, लाइक सन्नी के लिए, ओवरकास्ट के लिए और रेनी के लिए। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है, क्योंकि आउटलुक का प्रॉपर एवरेज निकालना है मुझे। ठीक है, तो मुझे आउटलुक का प्रॉपर क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो गाइस इस वाली सिचुएशन में अब देखिए आउटलुक का प्रॉपर एवरेज निकालने के लिए अब मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालूंगा एंट्रोपी का। तो देखो एवरेज एंट्रोपी, क्योंकि देखो ये तो मैंने किसके लिए निकाला था, आउटलुक में सन्नी के लिए, या आउटलुक में ओवरकास्ट के लिए, या आउटलुक में रेनी के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, अब आउटलुक के जो मतलब जो एंट्रोपी है उसको मैं क्या निकालना चाहता हूँ, उसका एवरेज। तो मैं क्या करूंगा, देखिए अब आउटलुक के एवरेज निकालूंगा तो मेरे यहाँ पर जो सन्नी के अंदर जो एंट्रोपी आई है वो आई है 0.971, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, बट साथ के साथ वो कितने में से है, 5 डिवाइडेड बाई 14 में से है, बिकॉज 5 डिवाइडेड बाई 14 क्या हो गया मेरा, अब वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देन दूसरी चीज कि यहाँ पर ये 14 डिवाइडेड बाई 14 क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 14 क्या हो गया। अभी ये देखिए यहाँ पर टोटल वैल्यूज 14 में से कितनी है 5, यहाँ पर कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है आपकी 5। ओके, तो गैस इस सिचुएशन में आपका जो ये इन सभी का जो एवरेज आया है एंट्रोपी का वो आ गया है क्या 0.693, 0.693। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि ये आपका जो अब एंट्रोपी आया वो स्प्लिट होने के बाद वाला आ चुका है। तो ये आफ्टर हो गया एंट्रोपी, ठीक है, और ये जो हमने देखा है ये वाली एंट्रोपी ये आपकी बिफोर होगी स्प्लिट, बिकॉज स्प्लिट मतलब आपका जो डेटा था उसको स्प्लिट करने से पहले वाले एंट्रोपी चेक किया मैंने। ओके, नाउ अब तो गाइस पॉइंट क्या आता है यहाँ पर देखिए, अब इस जो मैंने आउटलुक के लिए जो ये डेटा निकाला है तो मतलब ईएस मतलब मेरा 0.94 हो गया, और आउटलुक के लिए जो डेटा था वो मतलब 0.693 हो गया। तो इनमें से जब मैंने मतलब बिफोर स्प्लिट में से मैंने आफ्टर स्प्लिट को माइनस किया तो ये जो मेरा डेटा हुआ ये हो गया मेरा इंफॉर्मेशन गेन। तो गाइस
मेरा इस मतलब आउटलुक का जो इंफॉर्मेशन गेन है वो आ गया 0.247। तो गाइज अब मेरा मैन जो मतलब काम था वो हो चुका है फाइनली, बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला था कि जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगा हम उसी को क्या लेंगे, मतलब रूट नोट बनाएंगे। ओके, तो गाइस और सबसे अच्छा एट्रीब्यूट कौन होगा जिसको हम मतलब स्प्लिट कर सकें, मतलब और मतलब जो रूट नोट बना सकें, तो उसके लिए हमने क्या मतलब क्या लिया है कि इंफॉर्मेशन गेन को निकालेंगे। इंफॉर्मेशन गेन ही आपका ये बताता है कि आपको रूट नोट क्या बनाना है, और इंफॉर्मेशन गेन ये बताता है कि अब आपको कौन से एट्रीब्यूट को आगे डिवाइड करना है। ओके, नाउ सेम एज इट इज गाइस, इसी जैसे मैंने अभी आउटलुक मतलब मैंने कैलकुलेट किया था, सेम एज इट इज मैं किसको कैलकुलेट करूंगा अब, विंडिगो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास दो चीजें, एक ट्रू एक क्या है फॉल्स, बिकॉज जैसे हमारे पास यहाँ पर तीन ब्रांच बन रही थी, सन्नी, ओवरकास्ट और रैनी। ओके, बट हमारे यहाँ पर कितनी ब्रांच बन रही है, ओनली ट्रू, मतलब फॉल्स एंड ट्रू। अब देखो फॉल्स के अंदर टोटल डेटा है वो मेरा कितना है, फॉल्स के अंदर जो मेरा टोटल डेटा है वो कितना है 8। ठीक है, और जो यहाँ पर जो मेरा टोटल डेटा है ट्रू के अंदर वो कितना है मेरा 6। ओके, अब गाइस देखिए टोटल मेरा 14 हो चुका है, राइट, लेकिन अब फॉल्स के अंदर 9 कितने हैं और यस कितने हैं, अब पॉइंट वो आता है। ठीक है, लाइक दिस, अब मैं बात करता हूँ, इसके अंदर मेरे जो ट्रू हैं वो कितने हो गए 6, और 9 हो गए मेरे 2। ओके, नाउ सेम एज इट इज यहाँ पर मेरा जो पार्ट हो जाता है ट्रू के अंदर 3, और सेम एज इट इज यहाँ पर पार्ट हो जाता है वो हो जाता है मेरा 3। तो इस तरीके से मेरा काम हो जाता है। तो नहीं गाइस, अब देखिए वेन के अंदर मैं क्या देखता हूँ, फॉल्स को, तो मतलब मैंने पहले कौन सी ब्रांच उठा ली मेरी, लाइक सबसे पहले मैंने अपनी ये वाली ब्रांच उठाई है, तो इसके अंदर देखो 6 डिवाइडेड बाई 8, बिकॉज 6 क्या हो गया मेरा, यस को लिया है मैंने, राइट। फिर मैंने 2 डिवाइडेड बाई 8 किया, यानी कि अब मैंने इस 9 को उठा लिया है। ठीक है, इनका मैंने निकाल लिया एंट्रोपी 0.81। नाउ सेम एज इट इज, अब मैं ट्रू के ले लूंगा, लाइक ये ट्रू भी हो गया मेरा, और ये भी क्या हो गया, मतलब ट्रू में मतलब ये मेरा यस हो गया, एक हो गया 9। तो देखो यहाँ पर मेरा ये यस हो गया और यहाँ पर ये हो गया मेरा 9, तो इसका फाइनली क्या हो गया 1। बिकॉज जैसे कि मैंने मेरे रूल में बताया था कि अगर मेरी एंट्रोपी हाफ हाफ है, मतलब हाफ यस है और हाफ नो है कैटेगोरिकल में, तो मेरी एंट्रोपी चांसेस है कि 1 तक पहुंच जाए, तो मेरी 1 तक आ चुकी है, राइट। ठीक है, अब मुझे इनका क्या करना है, अब गाइस जो हमारा मेन पॉइंट है वापस, अब मुझे इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखो इस 8 के अकॉर्डिंग एवरेज निकालना है, तो देखो मैंने क्या किया, 8 डिवाइडेड बाई 14 और ये निकाल दिया। ठीक है, अब इसका देखो जो ये 6 और 2 है वो तो हो गया इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, 6 और 2 लाइक दिस। ठीक है, और जो 8 और 6 है अब इनका भी तो कंप्लीट निकालना है, एवरेज तो नहीं से आएगा, राइट। तो मैंने 8 डिवाइडेड बाई 14 के अकॉर्डिंग करा और 6 डिवाइडेड बाई 1 के अकॉर्डिंग करा, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 1 इसका अकॉर्डिंग होगा। तो इसका जो एवरेज है वो आ गया 0.892। यानी कि गाइस अब मेरा जो इंफॉर्मेशन गेन चेक करना मुझे वाइंड का, तो यहाँ पर ये आ जाता है, हमको मालूम है जैसे कि 0.94 मेरा बिफोर स्प्लिट, और वाइंड के अंदर जो ये डेटा आ गया ये आ गया 8 0.892, ये हो जाता है मेरा आफ्टर स्प्लिट। तो मतलब मेरा जो इसका इंफॉर्मेशन गेन है वो आ जाता है 0.48, और यहाँ पर मेरा इंफॉर्मेशन आ रहा है 0.247। तो गाइज हमें मालूम है कि इसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा हाई है बजाय विंड के। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मैं रूट नोट बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं आउटलुक को। ओके, तो गाइस ये था मेरा इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी। क्लियर गाइस? तो गाइस यहाँ पर हमने देखा कि जो मेरा इंफॉर्मेशन गेन वो आउटलुक का ज्यादा रहा है, वेंड का कम आ रहा है। सेम एज इट इज हम बाकी सभी का निकालते हैं और हमारे पास फाइनली एक टेबल क्रिएट हो जाती है। और उस टेबल, मान लीजिए हमने एक टेबल बनाई और उस टेबल में हमने देखा कि सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन, देखो इसका इन्फॉर्मेशन गेन क्या है 0.247। ओके, इसका इन्फॉर्मेशन गेन क्या रहा है 0.29, इसका क्या रहा है 0.48। सेम ऐसे इसका क्या इन्फॉर्मेशन गेन रहा है 0.152। तो गाइस हमें मालूम है कि इन्फॉर्मेशन गेन अब सबसे ज्यादा किसका, इन चारों में से, तो एट्रीब्यूट में से आउटलुक का। तो गाइस हमने डिसाइड कर लिया कि हम रूट नोड बनाएंगे आउटलुक को। ओके, लाइक दिस। तो देखो गाइस यहाँ पर जो मैंने बोला है कि वो हमने रूट नोड किसको बना दिया है, आउटलुक हमने रूट नोड क्रिएट कर दिया है इस तरीके से।
तो गाइस अभी यही जो पोजीशन है ये बार बार रिपीट होगी आगे तक, लाइक दिस। अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरीके से, मतलब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि आपने आउटलुक बना दिया, ओके, आउटलुक रूट नोड बना दिया, देन इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ सन्नी निकाला, फिर यहाँ ओवरकास्ट आया, यहाँ आपका रेन आ गया, ठीक है। अब रेन के अकॉर्डिंग डेटा, अब आप क्या करोगे कि आपका जो बाकी के डेटाज हैं उन सभी का इंफॉर्मेशन गेन निकालोगे वापस से, इस तरीके से जो भी आपका डेटा बचा है, तो उनमें जो सबसे ज्यादा आएगा तो वो आपका डेटा यहाँ पर बन जाएगा, मतलब वो आपका वापस से नोड बन जाएगा, यहाँ पर भी सेम नोड बन जाएगा, और इस तरीके से आपका, मतलब कहने का मीन्स मेरा गाइस ये है कि वहां पर हम सेम एज इट इज फर्दर स्प्लिटिंग करेंगे। ओके, क्लियर गाइस। एंड सेकंड थिंग कि आउटलुक है जो, वो ओनली क्या है उसके पास, सारे के सारे यस हैं, मतलब उसकी जो, तो उसको हमें अब आगे स्प्लिट करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज उसकी जो भी प्रोबेबिलिटीज है, मतलब जो भी उसकी जो कंडीशंस है वो क्या है, सारी की सारी यस है, ठीक है। तो मतलब कहने का मीन्स उसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी बचती नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल आउटपुट उसका क्या है, यस आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो हम अब डिवाइड करेंगे वो सिर्फ किस किस को करेंगे, सन्नी को एंड रेन को। ओके, ये तब तक हम करेंगे जब तक हमारा आउटपुट नहीं आ जाता। ओके, तो गाइज हम इसको आगे तक करते रहेंगे। तो देखिए हम इसको किस तरीके से आगे फर्दर स्प्लिट करेंगे, लाइक दिस। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिया है, तो यहाँ पर मैंने ये जो हमारा ये जो डिसीजन ट्री है ये आ चुका है कि लाइक आउटलुक के अंदर, जैसे मान लो आपने यहाँ पर ले लिया टेम्परेचर। ओके, चलो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको जूम करते हैं और आपको समझाते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पर ये जूम किया, ये फर्दर स्प्लिट हो रहा है हमारा, लाइक आउटलुक में। फिर हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को भी स्प्लिट किया, हॉट, मिड एंड कूल के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए मैंने आउटलुक को सन्नी के अकॉर्डिंग लिया, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी एक आ रही है हाई और नॉर्मल के अकॉर्डिंग, एक वाइंड आ रहा है फॉल्स और मतलब मेरा ट्रू के अकॉर्डिंग। तो गाइज सेम एज इट इज यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकाला, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन किसका, मेरा ह्यूमिडिटी का। तो हमने किसको सिलेक्ट किया, ह्यूमिडिटी। तो मतलब मेरा जो इस वाली सिचुएशन में क्या आ गई, ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग हमने आगे कर लिया। ओके, तो गाइज इस तरीके से हम आ गई, और सेम एज इट इज इस रेन के लिए भी फर्दर स्प्लिट करेंगे। ओके, तो मतलब स्प्लिटिंग आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, किसको हम नोड बनाते हैं और किसको स्प्लिट करते हैं। तो गाइज इस वाली सिचुएशन में जो हमारा फाइनल डिसीजन ट्री आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। ओके, लाइक सबसे पहले आपने रूट नोड बनाया आउटलुक को, फिर ह्यूमिडिटी बनाया, फिर आपने क्या किया, ये तो सब कुछ हमारा यस था इस वजह से। देन इसके बाद ह्यूमिडिटी में भी क्या आ गया, अगर हाई है तो नो और नॉर्मल है तो यस। अगर आपकी विंड में क्या, अब देखिए रेनी के बाद आपका जो रेनी के बाद जो आपका वो आया है, मतलब नेक्स्ट आपका नोड बनाए वो आपका विंड बनाए, तो इसमें आपका जो फॉल्स कब होगा, अगर फॉल्स है तो यस, और ट्रू होगा तो मतलब आपके जो स्प्लिट है वो क्या, मतलब आपका जो प्लेइंग है वो क्या हो जाएगी, नो हो जाएगा। ओके,